नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब पे। आज हम 1857 के बाद किसान आंदोलनों को पढ़ेंगे। मैं सिद्धांत मिश्रा नेट क्वालिफाई हूँ हिस्ट्री और इंडियन कल्चर में। तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें हम 1857 के बाद जो प्रमुख किसान विद्रोह हुए उनके क्या कारण हैं वो देखेंगे। फिर हम कुछ प्रमुख किसान विद्रोह के बारे में देखेंगे, उनसे जुड़े कुछ नेता थे उनको देखेंगे, उनकी क्या प्रकृति थी और किस तरह से वो किसान आंदोलन का क्या परिणाम हुआ वो देखेंगे। इसके अलावा कुछ हम ऐसे कारण देखेंगे कि क्यों ये किसान आंदोलन बहुत ज़्यादा भारत के प्रसार क्षेत्र में नहीं फैले और इनकी क्या दुर्बलताएं थी, इनका क्या चरित्र था वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो किसान आंदोलन हुए 1857 के बाद, इनके प्रमुख कारण क्या थे। सबसे प्रमुख कारण था नई भू राजस्व प्रणाली और औपनिवेशिक आर्थिक नीतियाँ। जो नई नीतियाँ बनी थी, उपनिवेशिक न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएँ थीं। और जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि उद्योग धंधों को बहुत ज़्यादा नष्ट कर दिया था अंग्रेज़ी सरकार ने, और कंपनी का जो शासन था किस तरह से उद्योग धंधों को बहुत ज़्यादा नष्ट कर दिया जाता है। बंगाल पे खास करके इसका असर होता है, और जो खेती लायक ज़मीन थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप उद्योग धंधे नष्ट कर देंगे तो जितने लोग उद्योग धंधों में जुड़े हुए थे वो अब वापस जाके खेती करना चाहते हैं, और इस तरह से खेती वाली जो ज़मीन है उस पर अधिक बोझ बढ़ जाता है। लगान की ऊँची ऊँची दरें लगाई गई, बहुत ज़्यादा अवैध कर लगाए गए जिनकी कानूनी मान्यता भी नहीं थी। भेदभावपूर्ण बेदखली हुई, जमींदारी क्षेत्रों में बेगारी से किसान को परेशान कर दिया गया, और किसान यहाँ से बहुत ज़्यादा इस तरह से परेशान हो जाता है, उससे बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे उसके ऊपर कर लगाए जाते हैं। लगान की बहुत ज़्यादा ऊंची दरें होती हैं, और ज़मींदारी क्षेत्र पे वो कर के बोझ से छुटकारा पाने के लिए किसान जो है ये महाजनों के पास जाते हैं, और महाजन के चंगुल में इस तरह से ऋण के पूरे जाल में फंस जाते हैं। अब महाजन जो है ये उनसे ऊंचे ऊंचे ब्याज पे ऋण इनको दिया करते हैं, क्योंकि किसान लगान चुकाने में असमर्थ है, तो जाहिर सी बात है ऋण लेगा, ऋण लेके लगान चुकाएगा, और इस तरह से पूरा का पूरा एक जाल बन जाता है जिसमें किसान फंस जाता है लगान और ऋण के जाल में। अब जो महाजन है ये ऊंचे ब्याज पे उसको ऋण दे रहा है, और किसान उस अब ऋण को चुका नहीं पाएगा, तो जो महाजन है वो उसके मवेशी ले जाएगा, उसके खेतों पे अपना कब्जा कर लेगा। तो इस तरह से एक पूरा का पूरा जो नेटवर्क था, ये देशी और विदेशी जाल, इसको तोड़ने की किसानों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहती हैं। उन्हें लगने लगता है कि इन सब का जो कारण है, ये जो उसकी जो निर्धनता है, जो उसको इस तरह से पहुंचा दिया गया इस स्थिति में, तो उसका कारण उसको लगता है कि ये उपनिवेशिक शासन पद्धति है, और वो औपनिवेशिक राज्य का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अपराध का रास्ता चुना। यहाँ से वो जब वो ज़मीन से वंचित हो जाते हैं तो बहुत से किसानों ने डकैती, लूट और हत्याएँ करना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से ये पूरा जो शासन पद्धति थी ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है इस विद्रोह के कारण के लिए। अब हम एक एक करके कुछ प्रमुख जो विद्रोह हुए, सबसे पहला है उसमें नील विद्रोह, जो कि 1859 और 60 के बीच में बंगाल के क्षेत्र में होता है, और ये सबसे बड़ा और सबसे संगठित विद्रोह था किसानों का। इसका जो प्रमुख कारण था वो ये था कि जो किसान थे वो अपने खेतों में चावल की फसल को उगाना चाहते थे, जो कि अधिक उपजाऊ भी थी, लेकिन उनको ज़बरदस्ती उनसे नील की खेती कराई जाती थी। अब ये नील की खेती इसलिए कराई जाती थी क्योंकि उस समय में केमिकल डाई अवेलेबल नहीं था, और जो नील था उसी को डाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, और इसलिए उनको जो है वो नील की खेती ज़बरदस्ती, जो यूरोपी जो उत्पादक थे वो उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती कराते थे। और ये जो नील की खेती है, इसको करने से जो खेत की जो प्रोडक्शन की जो क्षमता है, जो उसकी जो उपजाऊ जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। तो इसलिए जो वहाँ के जो किसान थे ये चावल उगाना चाहते थे, और चावल जो है उस ज़मीन पे बहुत ज़्यादा अच्छे से उगाया जा सकता था। ये ज़्यादातर नील उत्पादक यूरोपीय थे, और ग्रामीण इलाकों में इनके कारखाने हुआ करते थे जहाँ में नील का शोधन करते थे। शुरू से ही नील उगाने वाले किसानों का ज़बरदस्त शोषण होता रहा है, और यही कारण है कि ये जो किसान हैं ये एकजुट होकर इस पूरे के पूरे जाल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और ये एक आर्थिक इनका विद्रोह है। अब इसमें होता क्या था कि किसानों को एक कॉन्ट्रैक्ट लिखवा लिया जाता था, एक छोटी सी उनको रकम दे दी जाती थी, और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो नील की कीमतें हैं वो बाजार से बहुत कम दर्ज करा दी जाती थी, जिसकी वजह से जो मुनाफा है वो उत्पादकों को होता था, ना कि किसानों को। किसान चाह कर भी अग्रिम राशि वापस अगर करना भी चाहे, और वो उस पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट से, उस पूरे करार से अगर मुक्ति पाना चाहे तो नहीं पा सकता था। अत्याचार इस हद तक बढ़ा कि अब करार लिखवाना भी बंद कर दिया गया, और सीधे लाठी के दम पर उनकी औरतों को पीटकर, खेतों को जलाकर या उनको आतंकित कर ये काम करना शुरू कर दिया गया था। यानी कि 1857 में
भक्षक ही रक्षक बना कर न्यायपालिका में उन्होंने 29 नील उत्पादकों और एक जमींदार को ऑनररी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया। अब जो कि नील उत्पादक खुद ही भक्षक है और उन्हीं को न्यायपालिका में बिठा दिया, तो न्यायपालिका भी किसानों के पक्ष में नहीं रही। तो इस तरह से यहाँ पे एक सेंटेंस बना कि भक्षक ही रक्षक को ही रक्षक बना दिया, और किसानों ने ये नारा दिया कि भक्षक ही हमारे रक्षक बना दिए गए हैं, और वो इसीलिए दिया गया है। और ये जुड़ा है नील विद्रोह से, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई बार नेट में भी प्रश्न बन सकता है और यूपीएससी के लिए बहुत फेवरेट टॉपिक है नील विद्रोह। शुरुआत हुई इसकी जब 1859 के मध्य में कलारोवा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह है, कलारोवा में डिप्टी मजिस्ट्रेट थे हेमचंद्राकर। ये नाम भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हेमचंद्राकर। अगर आप सीडीएस या किसी और नेट या पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। कलारोवा के एक डिप्टी मजिस्ट्रेट थे हेमचंद्राकर। इन्होंने एक सरकारी आदेश को पढ़ने में भूल कर दी और इन्होंने पुलिस को ये आदेश दे दिया कि नील विवाद वाली जितनी ज़मीन है उस पर किसान अपनी मर्जी की फसल उगा सकते हैं। अब ये तो इन्होंने गलती से एक आदेश जारी कर दिया और बहुत ही नाटकीय ढंग से इसकी शुरुआत होती है इस विद्रोह की। और जब किसानों को ऐसा पता चलता है तो किसानों को अपने शोषण का अंत होता दिखता है और उन्होंने अर्जियां भेजना शुरू कर दी, परंतु कुछ हासिल नहीं हुआ क्योंकि जो आदेश था वो इस तरह से नहीं था। हालांकि इन्होंने डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, इन्होंने इसको गलत इंटरप्रेट कर लिया, इन्होंने इसको गलत समझ लिया और इन्होंने भूल से पुलिस को आदेश दे दिया कि किसान अपनी मर्जी से फसल उगा सकते हैं, अपनी मर्जी की फसल उगा सकते हैं, और किसानों ने अर्जियां भेजना शुरू कर दिया। अब क्योंकि अर्जियां पहुंच रही हैं और इसके ऊपर उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो सितंबर 1859 में नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में नील उत्पादक के भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये इसके नेता थे। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न भी बनता है। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नील विद्रोह से जुड़े हुए हैं, नील विद्रोह के नेता हैं। इनके नेतृत्व में किसानों ने विद्रोह की शुरुआत कर दी। सरकार ने जब बल का प्रयोग किया तो किसानों ने हिंसा का रास्ता अपना लिया और हमले को नाकाम कर दिया। इसी से प्रेरित होकर दूसरे क्षेत्रों में भी किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। किसानों को लगान बढ़ाने की धमकी देने से उन्होंने लगान देना ही बंद कर दिया। उत्पादकों के विरुद्ध मुकदमे दायर किए उन्होंने और धनराशि एकत्रित करी। यानी कि अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसानों को तरीका समझ में आ गया कि किस तरह से उनको अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। उन्होंने मुकदमे दायर करने शुरू किए, कानूनी लड़ाई शुरू करी और उसके लिए धन एकत्रित किया, संगठन बनाया, उत्पादकों के सहायकों का सामाजिक बहिष्कार करना शुरू कर दिया। इस एकजुटता के कारण उत्पादकों ने कारखाने बंद करने शुरू कर दिए अपने। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने भी इसका बहुत सक्रिय इसमें भूमिका निभाई अपनी, और इससे किसानों को बल मिला। बुद्धिजीवियों ने अखबारों में लेख लिखे, जनसभाएं आयोजित करीं और सरकार को किसानों के संबंध में ज्ञापन सौंपे। इसी में सबसे पहला नाम आता है हरीश चंद्र मुखर्जी द्वारा संपादित हिंदू पैट्रियट। उन्होंने किसानों की समस्याओं के विषय में मई 1860 में लिखा कि बंगाल को अपने किसानों पर गर्व होना चाहिए। शक्ति, धन, राजनीतिक शिक्षा और यहाँ तक कि नेतृत्व के अभाव के बावजूद किसानों ने जो आंदोलन चलाया वह अब तक दुनिया के किसी भी आंदोलन से किसी भी मायने में कम नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है पूरा का पूरा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा जाता है कि आपको सेंटेंस दे देंगे और पूछेंगे कि ये जो पूरा सेंटेंस है, ये जो पूरा स्टेटमेंट है, ये किसके विद्रोह से जुड़ा हुआ है, किस विद्रोह से जुड़ा हुआ है, या कभी पूछ सकते हैं कि किस संपादक ने या किस अखबार में ये लेख छपा था 1860 में। तो हमको याद रखना है पूरा पूरा नील विद्रोह से जुड़ा हुआ है। जहाँ पे आपको ये शक्ति, धन और राजनीतिक शिक्षा, यहाँ तक कि नेतृत्व के अभाव की बात आ जाएगी, तो वहाँ से हमको समझ जाना है कि किसान आंदोलन से जुड़ा है। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक के माध्यम से किसानों की स्थिति को प्रस्तुत किया। ये याद रखना, दीनबंधु मित्र का नाटक है नील दर्पण। हालांकि नील से आपको नाम समझ में आ जाएगा कि नील विद्रोह से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कई बार याद रखिए किसका है नाटक, ये कई बार पूछ लेते हैं। इन सब का प्रभाव उस समय विकसित हो रही राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी वर्ग पर भी पड़ा, जिससे आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन ने एक नई दिशा ली। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे आगे चल के कि किस तरह से इंडियन रेनेसां जिसको हम बोलते हैं, यानी कि आधुनिक पुनर्जागरण जिसको हम बोलते हैं भारत का, उस समय बुद्धिजीवी का किस तरह से विकास हो रहा है और इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो पूरी की पूरी जो घटना हुई है, इसका असर उस भारतीय पुनर्जागरण पे भी होता है। सरकार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नील आयोग का गठन किया। इस आयोग के सुझाव के अनुसार सरकार ने अधिसूचना जारी की और किसानों को आश्वासन दिया कि नील उत्पादन
करने के लिए उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी और सभी मामलों को वैधानिक तरीके से सुलझाया जाएगा। उत्पादकों ने अपने कारखाने बंद करने शुरू कर दिए और 1860 में विवाद समाप्त हो गया। तो इस तरह से किसानों का जो संगठन था वो पहली बार उनको ये भी समझ में आ गया कि किस तरह से उनको अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, किस तरह से उन्हें संगठित होना चाहिए। किसानों का संगठन बनना एक तरह से शुरू हो गया और बंगाल से ये जो लड़ाई शुरू होती है नील विद्रोह, इसके आगे चल के और भी बहुत सारे किसानों के विद्रोह होते हैं जगह जगह पे। दूसरा विद्रोह जो हमारा प्रमुख विद्रोह है पावना विद्रोह, ये भी बंगाल में हुआ है 1873-76 के बीच में। बंगाल में 1870 के दशक में ज़मींदारों ने कानूनी सीमा से अधिक कर लगाना शुरू कर दिया, यानी कि इसको हम बोलते हैं एडिशनल सेस बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका एक नाम दिया गया है जिसको बोला गया है अब्बाब। ये अब्बाब इन्होंने लगाने शुरू कर दिए। बढ़ते असंतोष के चलते पूर्वी बंगाल के पाबना जिले, इसीलिए इसको पाबना विद्रोह बोला गया है क्योंकि पाबना जिले से शुरू होता है। पाबना जिले में यूसुफ शाही परगना है। यूसुफ शाही परगने के किसानों ने एक संघ की स्थापना की। पाबना एक समृद्ध जिला था, यहाँ दोहरी फसल होती थी जिसको डबल क्रॉपिंग बोलते हैं, डबल क्रॉपिंग करते थे और वहाँ पे जूट का जो व्यापार था उसका एक प्रमुख केंद्र था। तो यहाँ पे किसान जो थे वो बहुत ज़्यादा समृद्ध भी थे और इस तरह से उन्होंने एक संगठन बनाया, एक संघ बनाया। 1859 के अधिनियम 10 के अंतर्गत काश्तकारों को ज़मीन पर जो कब्जे के अधिकार मिले थे उसको भी जमींदारों ने खुद के पक्ष में करना शुरू कर दिया था। तो ये अधिनियम याद रखना है, 1859 के अधिनियम 10, ये जुड़ा है पाबना विद्रोह से और इसके अंतर्गत काश्तकारों को कुछ अधिकार दिए गए थे कब्जे के, ज़मीन के ऊपर कब्जे के, तो वो ज़मींदारों ने खुद के पक्ष में करने शुरू कर दिए थे। किसान संघ ने लगान हड़ताल कर दी, मतलब लगान देने से मना कर दिया और बढ़ा हुआ कर चुकाने से भी मना कर दिया। संघ ने जमींदारों पर मुकदमे भी किए और धनराशि भी इकट्ठा की। धीरे धीरे ये संघ अन्य स्थानों पर भी बने और किसानों ने मुख्यतः कानूनी लड़ाई लड़ी। हिंसक वारदातें बहुत ही कम ही नहीं, छुटपुट वारदातें नहीं, बहुत कम हिंसक वारदातें रहीं। किसानों ने हिंसा का सहारा तभी लिया जब अदालत के फैसले में बाधा पहुंचाई गई या उसको अदालत के फैसले को लागू करने के लिए उसको रोका गया या कुछ उसके लिए कुछ अगर गलत कार्य किए गए ज़मींदारों द्वारा, तभी हिंसा यहाँ पे भड़कती है और ये पूरा का पूरा बहुत जो विद्रोह है बहुत ज़्यादा शांतिपूर्वक आगे बढ़ता है, कानूनी ढंग से आगे बढ़ता है। इस आंदोलन के उद्देश्य बहुत सीमित थे जैसे इनको मापन पद्धति में बदलाव चाहिए था, यानी कि जो उनका मेजरिंग स्टैंडर्ड था उसमें उनको चेंजेस चाहिए थे। गैर कानूनी करों को ख़त्म करना चाहते थे और कर में कुछ कमी करवाना चाहते थे। लेकिन ये आंदोलन अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध नहीं था, बल्कि इसमें किसान नेताओं ने नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये पूछा जाता है कई बार प्रश्न में, आपसे एक स्टेटमेंट देगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये कौन से विद्रोह से जुड़ा हुआ है। हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। हालांकि विद्रोह 1885 तक चला, तब तक बंगाल काश्तकारी कानून नहीं बना, लेकिन बहुत से मामले इससे पहले ही सरकारी दबाव और बीच बचाव से हल कर लिए गए थे। यहाँ तक कि कई ज़मींदारों ने किसान संगठन की शक्ति से डरकर समझौता भी कर लिया था। अब जो काश्तकारी कानून है बंगाल का वो बनता है 1885 के बाद या 1885 में बनता है, लेकिन जो विद्रोह है ये बहुत ज़्यादा इससे पहले ही शांत हो चुका होता है क्योंकि संगठन शक्ति की से डर भी लगता है ज़मींदारों को और वो अपने जो पूरा का पूरा ये जो विद्रोह है इस समझौते से ही बहुत ज़्यादा या बीच बचाव से बहुत ज़्यादा इसको हल कर लिया जाता है। जहां आंदोलन शांतिपूर्ण रहा वहां सरकार ने भी तटस्थ रुख अपनाया, मगर इस आंदोलन में जहां पे भी हिंसा भड़की वहां पे सरकार ने ज़मींदारों का पक्ष लिया है, ये हमें याद रखना है। तो जब हिंसा भड़कती है तो वहां पे ज़मींदारों का पक्ष लिया है, लेकिन जहां पे शांतिपूर्ण रही है ये पूरा का पूरा विद्रोह और जहां पे कानूनी कार्यवाही चलती रही है अपने तरीके से, वहां सरकार ने भी तटस्थ रुख अपनाया है। इस आंदोलन में भी हिंदू मुस्लिम किसानों ने एक साथ संघर्ष किया। अच्छा, नील विद्रोह था उसमें भी हिंदू मुस्लिम एक साथ संघर्ष कर रहे थे किसान, और यहाँ पे भी पाबना विद्रोह में भी एक साथ संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक अलग सी एक बात है कि यहाँ पे जो ज़्यादातर किसान थे वो मुस्लिम थे और ज़्यादातर जो ज़मींदार थे ये हिंदू थे। फिर भी किसानों को एकजुट करने के लिए यहाँ पे धर्म का कोई सहारा नहीं लिया गया। ऐसा नहीं किया गया कि जो मुस्लिम किसान हैं उनको धर्म के सहारे से एकजुट किया गया हो हिंदुओं के खिलाफ। यही कारण था कि यहाँ पे भी हिंदू और मुस्लिम जो थे वो एक साथ एकजुट होकर इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। ज़मींदारों के प्रभुत्व वाली ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने ज़रूर इसको मुस्लिम किसानों का हिंदू ज़मींदारों के प्रति विद्रोह बताकर इसमें
सांप्रदायवादी रुख दिखाया, लेकिन अभी तक सांप्रदायिक तत्वों का अभाव था। जैसा कि अब हम देखेंगे 20वीं सदी के जो आंदोलन पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे किस तरह से सांप्रदायवाद आ जाता है, किस तरह से सांप्रदायिक तत्वों का हमको उसमें समावेश दिखता है। इस विद्रोह से जुड़े किसान संघ के 3 प्रमुख नेता हैं, ईशान चंद्र रॉय, शंभू पाल जो कि गांव के मुखिया थे, और ये दोनों ही कास्ट हिंदू हैं, और मुस्लिम जोतेदार है खुदी मुल्ला। तो देखिए आप, नेता भी जो हैं वो भी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही हैं। और संयोग से जिस जमींदार पर मुख्य रूप से असर पड़ा वो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई द्विजेंद्र नाथ टैगोर थे, जिन्होंने सरकार से शांति बहाली के लिए सख्त कदम उठाने की प्रार्थना करी। 1880 के दशक में काश्तकारों के अधिकारों के लिए चल रही बहस में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और द्वारकानाथ गांगुली ने इंडियन एसोसिएशन के माध्यम से काश्तकारों के पक्ष में अभियान चलाया। तो यहाँ पे भी देखिए, जिस तरह से बुद्धिजीवी नील विद्रोह के साथ जुड़े हुए थे, उसी तरह से बुद्धिजीवियों ने यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा समर्थन किया है। और नाम हमें याद रखने हैं कौन कौन किस विद्रोह से, कौन से बुद्धिजीवी जुड़े हैं, जैसे हमने इससे पहले भी देखे। और अभी सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, आनंद मोहन बोस हैं, द्वारकानाथ गांगुली हैं, ये जुड़े हुए हैं पावना विद्रोह से। इससे पहले हमने देखा था कि नील दर्पण लिखा मित्रा साहब ने, तो वो जुड़े हुए हैं नील विद्रोह से। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी इसका समर्थन किया है, पावना विद्रोह का। बंगाल में कृषि अशांति और काश्तकारी कानून की इस पूरी अवधि का अंतिम प्रभाव ये हुआ कि एक समूह उभर के सामने आता है, जोतेदार समूह। जोतेदार समूह का विकास हुआ, इसको बढ़ावा मिला, जो जमींदारों के रूप में शोषक और परजीवी दोनों ही साबित हुए। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ हालांकि पावना विद्रोह से, और एक अलग सा समूह, एक बिचौलिया समूह जिसको हम बोलते हैं, वो उभर के सामने आ जाता है। इसके बाद है दक्कन विद्रोह। पश्चिमी भारत में दक्कन क्षेत्र में किसानों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था से तंग आकर विद्रोह किया। अब ये रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, ये मैं जब आपको भू राजस्व इनकी प्रणाली बताऊंगा कि किस तरह से महालवाड़ी थी, रैयतवाड़ी थी, उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। किसान यहाँ भी लगान चुकाने के लिए महाजनों जो कि बाहर से आए गुजराती मारवाड़ी थे, उनके कर्जों में डूब गए। अब यहाँ पे जो विद्रोह हुआ है ये भी देखिए महाजनों के विरुद्ध हुआ है। इससे पहले जो हमने पावना विद्रोह देखा वो भी हमने देखा कि जो ज़मींदार हैं उनके विरुद्ध हुआ है। उससे पहले हमने जो नील विद्रोह देखा वो भी हमने देखा कि जो उत्पादक हैं उनके विरुद्ध हुआ है। कहीं पे भी हम ये नहीं देख रहे हैं कि ये अंग्रेज़ी सरकार के विरुद्ध कहीं पे भी विद्रोह हो रहा है। और यहाँ तक कि हमने देखा कि पावना विद्रोह में जो किसान थे वो कहते हैं कि हम महारानी के रैयत होना चाहते हैं, यानी कि वो कहीं से भी अंग्रेजी कानूनी व्यवस्था या उसके अगेंस्ट नहीं है। और इसीलिए इनको शायद बहुत ज़्यादा इनको बेरहमी से ज़्यादा नहीं कुचला गया है। हालांकि कुछ विद्रोह हुए हैं, जैसे कुका आंदोलन है, आगे हम जिसकी चर्चा करेंगे, उनको बहुत ज़्यादा उनके ऊपर हिंसा भी भड़की और बेरहमी से कुचले भी गए। लेकिन यहाँ पे जो पूरी की पूरी प्रकृति है मैं उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर हम बात करें दक्कन विद्रोह की, तो ये भड़का क्यों, हमको ये भी याद रखने की कारण क्या थे। जैसे नील विद्रोह का कारण हमने देखा, पावना विद्रोह का कारण देखा कि बहुत ज़्यादा अतिरिक्त कर लगा दिए गए, लगान बहुत ज़्यादा था, और वो जो मापन पद्धति है भूमि की उससे भी परेशान थे। जो दक्कन विद्रोह है इसके आने का कारण सिर्फ और सिर्फ ये था कि 1860 के दशक में अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हो जाता है और वहाँ पे कपास का बहुत ज़्यादा निर्यात होना शुरू होता है, कपास की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती हैं। लेकिन जब ये गृह युद्ध 1864 में समाप्त हो जाता है, उस समय कपास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है इंटरनेशनल मार्केट में, और कपास का जो निर्यात है वो कम हो जाता है। उसके साथ साथ उसकी कीमतों में भी भारी गिरावट आ जाती है। इससे जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है उसके किसान बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और सरकार ने भी 1867 में लगान की दर में 50% वृद्धि कर दी होती है। तो इनके ऊपर एक तरह से डबल अटैक हो जाता है। एक तो कीमतें कम हो गई हैं, निर्यात कम हो गया है, ऊपर से सरकार ने भी 1867 में जो कर की जो वृद्धि है उसकी 50% वृद्धि कर दी है। 1874 में किसानों और महाजनों के बीच तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये तनाव इस हद तक बढ़ जाता है कि जो किसान हैं वो बाहरी महाजनों का सामाजिक बहिष्कार करना शुरू कर देते हैं, जिसकी शुरुआत होती है सिरूर तालुका के कारदहा गांव से। एक छोटी सी घटना होती है वहाँ पे। इस गांव में कालू राम नाम का एक महाजन था जिसने कर्जदार किसान के खिलाफ अदालत में एक याचिका दायर की थी, और उसके तहत उसको किसान के घर पर कब्जा मिल जाता है। गांव वाले जो होते हैं वो कालू राम को समझाते हैं कि वो कब्जा ना ले, लेकिन वो मानता नहीं है। तब गांव वालों ने बाहरी महाजनों का सामाजिक बहिष्कार इसके बाद करना शुरू कर दिया। तो एक छोटी सी घटना से इसकी शुरुआत होती है सामाजिक बहिष्कार की। लेकिन और ये जो सामाजिक बहिष्कार है ये इस कदर बढ़ता है कि महाजनों के खेत भी किसानों ने जोतने से मना कर दिया,
यहाँ तक कि धोबी, नाई और चर्मकार इन्होंने भी महाजनों को अपनी सेवा देना बंद कर दिया। बहिष्कार जो है आगे चल के पुणे, सतारा, शोलापुर और अहमदनगर तक पहुँच जाता है। लेकिन इस सिलसिले से ज़्यादा दिनों तक उनको कुछ फ़ायदा होता नहीं, क्योंकि ये जो तरीका था ये बहुत ज़्यादा प्रभावी साबित नहीं होता है। जल्दी ही इसने हिंसात्मक मोड़ ले लिया और किसानों ने महाजनों और सूदखोरों के घर पर हमला कर जितने भी उनके ऋण से संबंधित कागजात थे उनको उन्होंने लूटपाट करी और उनको सामूहिक रूप से उनको जला दिया, उनको आग लगा दी। सरकार ने कड़ी कार्रवाई कर विद्रोह को कुचल दिया और कुछ छोटी वारदातें होती रहीं, लेकिन 1879 में किसान राहत अधिनियम बनने से विद्रोह शांत हो गया। तो किसान राहत अधिनियम कब बना है? 1879। ये डेट याद रखिए। कई बार बहुत सारे ऐसे अधिनियम हैं जिनको आपसे पूछेंगे क्रोनोलॉजी में लगाइए, यानी कि उसको कालक्रम में लगाने के लिए पूछ लेंगे। तो 1879 में किसान राहत अधिनियम बना। इस अधिनियम ने किसानों को महाजनों के विरुद्ध कुछ संरक्षण प्रदान किए। पाबना और नील विद्रोह की तरह इसमें भी बुद्धिजीवियों की सक्रिय भूमिका रही। 1873 में जस्टिस रानाडे, अब इसमें जस्टिस रानाडे जुड़े हुए हैं, ने पूना सार्वजनिक सभा के माध्यम से भू राजस्व समझौता अधिनियम 1867 के विरुद्ध आंदोलन चलाया। तो भू राजस्व समझौता अधिनियम कौन सा है? 1867। यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। भू राजस्व समझौता अधिनियम 1867, इसके विरुद्ध जस्टिस रानाडे ने आंदोलन चलाया और किसके माध्यम से चलाया? पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा के माध्यम से चलाया। जस्टिस रानाडे जुड़े हुए हैं पूना सार्वजनिक सभा से। इसके ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे जब हम पढ़ेंगे, जितने बुद्धिजीवी हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जस्टिस रानाडे हैं, कर्वे हैं, बहुत सारे हम नाम के बारे में पढ़ेंगे, राम मोहन रॉय वगैरह, तो हम इसकी चर्चा करेंगे। 19वीं सदी के अन्य किसान आंदोलन क्या क्या हैं? मालाबार में मोपलाह विद्रोह हुआ। महाराष्ट्र में 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के ने किसानों को संगठित कर लूटपाट करी। अब ये जो वासुदेव बलवंत फड़के हैं ये जुड़े हैं रामोशी विद्रोह से। रामोशी विद्रोह है। 1872 में पंजाब में बाबा राम सिंह के नेतृत्व में कूका आंदोलन, नाम याद रखने हमको। अब ये जो कूका आंदोलन है उसके नेता कौन है? बाबा राम सिंह। रामोशी आंदोलन है, उसके नेता कौन है? बलवंत फड़के हैं। हमने इससे पहले देखा था इंडिगो रिवोल्ट, जिसको हमने नील विद्रोह कहा, उसमें कौन कौन जुड़े हैं? विष्णु एंड दिगंबर विश्वास। इस तरह से ये जो आंदोलन हुआ कूका आंदोलन, इसके सभी 49 विद्रोहियों को मारकर इसको कुचल दिया गया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंसा भी भड़की थी। हालांकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया, इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च भी नहीं हुई है, तो हमें इसके बारे में ज्ञान बहुत सीमित है। असम में 1893 में लगान की ऊंची दरों के विरुद्ध एक आंदोलन होता है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि इन आंदोलनों का, किसान आंदोलनों का चरित्र क्या था। 1858 के बाद अगर हम देखें तो किसान आंदोलनों में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। इस समय तक जो अंग्रेज़ी हुकूमत है उसने सभी राजाओं, रियासतदारों और भूस्वामियों को परास्त कर दिया था। इसलिए जो कृषक आंदोलन की जो सबसे बड़ी ताकत है वो किसान उभर के सामने आते हैं। किसानों ने अपनी मांगों के लिए सीधे लड़ना शुरू कर दिया और इनकी ज़्यादातर मांगें आर्थिक होती थी। तो इनकी मुख्यतः जो मांगें थी वो आर्थिक थी और इनके जो मुख्य दुश्मन थे वो विदेशी बागान मालिक थे, देशी जमींदार थे, महाजन और सूदखोर थे। आंदोलनों के उद्देश्य बहुत सीमित होते थे, जैसे कि हमने देखा कि छोटी सी कोई मांग है उसको वो अपना पूरा कराना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा उनके बड़ा सा उनका कुछ एक ऐसा डॉक्यूमेंट पैदा करके नहीं लेके जा रहे कि हमारी इतनी सारी मांगें हैं, 4-5 चीज़ें हमारे पास हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये सब नहीं है। व्यक्तिगत समस्याओं से संबंधित होती थी। इन आंदोलनों में उपनिवेशवाद के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाई गई। इनका उद्देश्य अधीनस्थ व्यवस्था की समाप्ति नहीं बल्कि किसानों की तत्कालीन समस्या का समाधान था। यानी कि ये सबॉर्डिनेशन के अगेंस्ट नहीं थे, वो ऐसा उनके दिमाग में अभी तक आया ही नहीं था कि वो किसी तरह से उपनिवेशवाद या जो अंग्रेजी सरकार है उसके विरुद्ध लड़ाई लड़े। उनकी समस्याएं बहुत छोटी सी थी, तत्कालीन समस्या का समाधान चाहते थे और इस तरह से वो अधीनस्थ व्यवस्था के विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं थे। बदलाव के लिए नहीं बल्कि यथास्थिति को बरकरार रखने के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं। और एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं कि उन्होंने कभी भी ज़मीन के मालिकाना हक या ज़मींदारी के खिलाफ लड़ाई नहीं करी। उनका संघर्ष बेदखली और ज़्यादा लगान के खिलाफ ही रहा। सूदखोरों के खिलाफ उनका आंदोलन कभी नहीं हुआ। आंदोलन जो हुआ वो महाजन की 400 BC के खिलाफ, जब किसानों को लगा कि महाजन कर्ज देकर उनकी ज़मीनें हड़पने लगाए तो उसके अगेंस्ट उन्होंने आंदोलन किया है।
आंदोलनों में इनके निरंतरता रही है और दीर्घकालीन संगठन का अभाव भी हमको देखने को मिलता है। प्रसार क्षेत्र भी बहुत सीमित रहा है। जैसे जो बंगाल का नील विद्रोह हुआ वो बंगाल के एक छोटे से जिले से शुरू होता है और बंगाल में बहुत ज़्यादा नहीं फैलता, लेकिन बंगाल के एक छोटे से क्षेत्र में ही रह जाता है। फिर पाबना विद्रोह हमने देखा। इसी तरह दक्कन का जो विद्रोह है वो दक्कन तक ही सीमित रहता है और बहुत ज़्यादा बड़े तौर पे संगठन का हमने यहाँ पे अभाव देखा है, जो हम देखेंगे आगे चल के 20वीं सदी में जब हम आंदोलन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस तरह से बड़ी बड़ी किसान सभा का आयोजन होता है और किसान संघ का आयोजन होता है। इसीलिए इसमें कुछ दुर्बलताएं थीं। जैसे आंदोलनकारी जो थे, आंदोलनकारियों में उपनिवेशवाद की विचारधारा को समझने का अभाव था। और जैसे कि हमने देखा कि वो क्योंकि उपनिवेशिक सरकार के अगेंस्ट नहीं है तो उन्होंने उपनिवेशवाद की जो विचारधारा है उसको समझ नहीं सके। उनको लगा कि जो शोषण हो रहा है हमारा, जो तत्कालीन समस्या हो रही है वो महाजनों की वजह से हो रही है या ज़मींदारों की वजह से हो रही है। उन्होंने ये कभी भी उसके आगे उस दायरे के बाहर जाके नहीं सोचा। आंदोलनों में नए सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक कार्यक्रम सम्मिलित नहीं किए गए। सकारात्मक और दूरदृष्टिता का अभाव यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तत्कालीन समस्या के अधूरे समाधान को भी मान लिया जाता था। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो तत्कालीन समस्या के लिए खाली लड़ रहे थे और अगर उसके लिए छोटा मोटा कुछ एक कदम भी उठा दिया गया, एक अधूरे मन से एक कदम उठा दिया गया तो उसको भी उन्होंने मान लिया। तो ये मेरा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।